हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष सोनी। वेलकम टू मैथमेटिक्स मंथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं KVPI प्रीवियस ईयर 2019 पेपर फॉर एसए स्ट्रीम, दैट मीन्स फॉर 11th क्लास के लिए। ओके, तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है एक बार पढ़ लेते हैं। लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड लेंथ ए। लेट R upon R denote the radii of circumcircle and incircle of triangle ABC respectively. Then as a function of A, the ratio of R capital R upon small r. तो यहाँ पर हम देखें एक चीज़ तो हमारे पास गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये समझ में आ गया कि जितनी भी साइड्स है वो सभी कितनी है, ए की इक्वल है। ए सभी साइड्स की लेंथ ए है और एंगल 60 डिग्री है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो ईच एंगल इज 60 डिग्री। एंड साइड इक्वल टू ए। ओके, अब हमें बोला है कि R अपॉन R अगर फंक्शन ऑफ ए है, ठीक है, तब हमें कुछ ऑप्शन चेक करने। तो पहले हम R अपॉन R निकालते, फिर हम देखेंगे कि क्या बता सकते हैं उसमें। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है डायरेक्ट ही कैपिटल R और स्मॉल r के स्मॉल r का इन टर्म ऑफ कैपिटल R, तो आप डायरेक्ट वही अप्लाई कर दीजिए, बेस्ट है वो। स्मॉल r इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R साइन A/2 इंटू साइन B/2 इंटू साइन C/2। ठीक है, यहाँ पर हर एक एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो R इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 कैपिटल R इंटू साइन A/2 30 डिग्री 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। दैट मीन्स कैपिटल R इक्वल टू कैपिटल R नहीं, डायरेक्ट ही रेशियो पता लगा लेते हैं। दैट मीन्स कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इक्वल टू 4 से 8 कैंसिल 2, तो 2 आ गया हमारे पास। भाई कैपिटल R अपॉन स्मॉल r क्या आया, कांस्टेंट आया। कैसा आया, कांस्टेंट। ये a पर डिपेंड कर रहा है क्या, ये a पर डिपेंड नहीं कर रहा है। फंक्शन ऑफ a आने वाला था बट कांस्टेंट आया, तो कांस्टेंट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कोई बात नहीं आएगी, डायरेक्ट ही आंसर हो गया रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। अगर यहाँ पर ऐसा आ जाता कि कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इक्वल टू 2a, तो हम बताते कि इंक्रीजिंग है, या a स्क्वायर आ जाता तो, या a-1 का होल स्क्वायर कुछ भी आ जाता, तो हम बताते कि किस a की किस वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग और किस वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग है। बट अभी तो फिक्स वैल्यू आ गई, 2 आ गया, है ना। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो लास्ट लाइन में, देन एज अ फंक्शन ऑफ a देन रेशियो R अपॉन ए स्मॉल r। ठीक है, तो R अपॉन स्मॉल r फंक्शन ऑफ a आने वाला था, वो क्या आया, कांस्टेंट आया, मतलब a पर इंडिपेंडेंट, इसलिए कांस्टेंट हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। आपको नहीं पता है फॉर्मूला, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पता होना चाहिए और कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, जो आप फिजिक्स में भी देख लेते हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास है a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू 2r। ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, और साथ में आपको स्मॉल r का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। स्मॉल r इक्वल टू डेल एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन s, s इज सेमी पैरामीटर। ये दो फॉर्मूले हैं, तो भी डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, जैसे कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, a अपॉन 2 साइन 60 डिग्री, दैट मीन्स √3/2, तो a अपॉन √3। एंड डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/4 a स्क्वायर, और सेमी पैरामीटर s कितना आ जाएगा, 3a/2। ये दोनों का डिवाइड करके यहाँ पुट कर दो, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपके पास R अपॉन R 2 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो। ओके, होप दिस इज क्लियर।
ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट बी बी अ नॉन जीरो रियल नंबर, सपोज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस बी एक्स प्लस 1/b इक्वल टू 0 हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, देन ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन भी सेटिस्फाई करवा लेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू डिस्टिंक्ट रियल रूट हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है हमारे पास, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो फाइनली आंसर आया b³ माइनस 8/b इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा b-2 इंटू b² प्लस 4b b² प्लस 2b प्लस 4 डिवाइडेड बाय b ग्रेटर देन 0। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, b² प्लस 2b प्लस 4 ड्रॉप हो जाएगा, क्या बचेगा, b-2/b greater than 0. This implies b belongs to minus infinite to 0 union 2 to infinite। ये आंसर आ गया, ठीक है। KVPI की एक खासियत होती है, ऐसे सीधे आपको जवाब नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जो आया है b की वैल्यू, उसकी बात करें, b क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर मैं वापस से लिख लेता हूँ उसको। b हमारे पास आया है b बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन में क्या बोला है, b नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो वैल्यू हमने ली भी नहीं है, नॉन जीरो रियल वैल्यू से ली है। अब ऑप्शन इस तरह से कि हमें चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो हमने देखा कि b की वैल्यू अगर नेगेटिव पुट करूंगा तो ग्रेटर देन 5/2 नहीं आएगा, -1 पुट कर दूंगा तो -2 आ जाएगा, ग्रेटर देन 5/2 नहीं आ रहा है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। b प्लस 1/b लेस देन 5/2, 2 पुट करो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, 2 से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो 5/2 से ज़्यादा आंसर आएगा, मतलब ये भी गलत है। b² माइनस 3b ग्रेटर देन 2, इसको सॉल्व कर इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी को चेक कर रहे हैं हम, b² माइनस 3b प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास आ रहा है b-2 इंटू b-1 ग्रेटर देन 0, b बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। या फिर इसी को देख लो, यहाँ पर अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू पुट करूँगा तो 0 से लेस में हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों नेगेटिव आएंगे। या फिर देखें यहाँ पे कि 0 से नेगेटिव में ये 1 से लेस जा रहा है, 1 से लेस के लिए नेगेटिव, तो 0 से लेस के लिए तो सॉरी 1 से लेस के लिए पॉजिटिव है, तो 0 से लेस के लिए तो पॉजिटिव हो गई, मतलब यहाँ पर अगर मैं 0 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो सेटिस्फाई करेगी। 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करूँगा तो भी सेटिस्फाई करेगी, मतलब इस कंडीशन सी को ये वाली वैल्यू ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी। मैं 0 से लेस वैल्यू पुट कर रहा हूँ तब भी ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है, 2 से ग्रेटर पुट कर रहा हूँ तब भी पॉजिटिव आएगी, सिर्फ 1 से 2 के बीच की वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगी, तो इस वैल्यू के लिए तो पॉजिटिव आएगी हमेशा, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी हो गया। b² प्लस 1/b² लेस देन 4 आ रहा है, क्या 3 पुट करेंगे तभी ये वैल्यू गलत हो जाएगी, ये नहीं है। तो सिर्फ एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन, b की इस वैल्यू के लिए जो हमारे पास आई है। ओके, होप दिस इज क्लियर। ओके एवरीवन, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है, लेट px इक्वल टू x² प्लस ax प्लस b हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब ये क्वाड्रेटिक है और इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। वेयर a b आर रियल नंबर, डिफाइन g ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x³, मतलब x के प्लेस पर x³ पुट कर दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास g हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स,
g can have more than two distinct real root, और थर्ड देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर अल्फा सच दैट g of x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल रियल x। चेक कर लेते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, वो रियल रूट्स हम ले लेते हैं p एंड q। ठीक है, p कॉमा q, p और q इसके रूट्स है। अब हमने यहाँ पर x के प्लेस पर x क्यूब पुट कर दिया है, उसको यहाँ पर g ऑफ x बोला हुआ है इक्वल टू x क्यूब, तो x क्यूब होल स्क्वायर प्लस a एक्स क्यूब प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, इस एक्स क्यूब को मैं अगर यहाँ पर t लेट कर लेता हूँ तो दिस एम्प्लाइज मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी इक्वल टू 0, यही आएगा। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक से कंपेयर करूँ तो मेरे पास t की भी दो वैल्यू आएगी, t इक्वल टू पी एंड t इक्वल टू क्यू। और ठीक है, तो t क्या है, x क्यूब है, तो x क्यूब इक्वल टू भी p और x क्यूब इक्वल टू q आएगा हमारे पास। इसको और देखें हम तो x क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तो x की एक ही वैल्यू आएगी p टू दी पावर 1/3 और x इक्वल टू यहाँ से आएगा q टू दी पावर 1/3। तो इस वाली इक्वेशन g ऑफ x हैज़ exactly two distinct real roots। ठीक है, वो भी क्या आ रहे हैं, p टू दी पावर 1/3 एंड q टू दी पावर 1/3 आ रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि इससे ज़्यादा रूट नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पर एक्स क्यूब इक्वल टू पी करूँगा तो थ्री रियल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी दो कैसे आएंगे, इमेजनरी, यहाँ से बाकी दो इमेजनरी आएंगे तो 2 ही रियल रूट आएंगे। अब यहाँ पर हम देखिए एक्स क्यूब की क्वाड्रेटिक बन रही है, वैसे क्या बन रही है, एक्स क्यूब की। तो क्वाड्रेटिक जब भी बनती है हमारे पास एक्स क्यूब की क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक। तो जब कभी भी क्वाड्रेटिक बनेगी तो जो शेप होगा वो पैराबोलिक होगा, चाहे वो किसी की भी क्वाड्रेटिक हो, ए टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, एक्स स्क्वायर, किसी की भी क्वाड्रेटिक हो। ऐसे ही यहाँ पर एक्स क्यूब की क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का जो शेप है वो तो पैराबोलिक शेप ही बनेगा। ये तो क्लियर हो गया। और उसके दो रूट भी आ रहे हैं, पी टू दी पावर, एक आ रहा है पी टू दी पावर 1/3 और एक आ रहा है क्यू टू दी पावर 1/3। तो पैराबोलिक शेप बनेगा तो एक मिनिमम वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है आएगी। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से हमेशा कैसा होगा, ज़्यादा। ठीक है, क्वाड्रेटिक होगी तो पैराबोलिक शेप बनाएगी और हमेशा एक मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू एक्सेप्ट करेगी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड थर्ड इज ट्रू, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 एंड 3 इज करेक्ट। ओके, ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, लेट ए एन कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4, एम एन बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, देन सम ऑफ एम एन, समीशन ऑफ एम एन। ठीक है, तो पहले तो हम एम एन ही पता लगा लेते हैं। एम एन क्या है हमारे पास, एम एन बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, किसका, ए पी का, जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी गिवन है, सॉल्यूशन की बात कर ले, फर्स्ट टर्म 2 गिवन है, सेकेंड टर्म 6, फिर 10। ठीक है, ऐसे एंड्स ऑन चल रहा है। यही बोला है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 4। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 2, 6, 10। एम एन बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एम टर्म्स, मतलब एम एन क्या है हमारे पास, एम एन इक्वल टू एस एन सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये एम एन को डिनोट कर रहा है। तो सम ऑफ ऑल टर्म क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d डिवाइडेड बाय n।
n से n कैंसिल, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, 4n तो 2n बचेगा। ठीक है, तो हमसे इनडायरेक्ट वे में क्या बोला हुआ है यहाँ पर, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 10 mn, इट मीन्स समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 10 2n। 2 को बाहर निकाल सकते हैं और समेशन 1 से लेकर 10 तक, और इसलिए 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ जाएगा 110। तो हमारा आंसर हो गया 110। दिस इज आवर आंसर। ओके ओके, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल BAC is 90 degree, AD is altitude from A on to BC, draw DE perpendicular to AC and DF perpendicular to AB, suppose AB equal to 15 and BC equal to 25, then the length of EF। ओके, तो पहले एक बार डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर एंगल A राइट एंगल है, तो थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे ताकि सही से विजिबिलिटी आए हमें। चलिए, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट हैं वो हो गए A, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं B, और ये पॉइंट हो गया C। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, AB इक्वल टू 15, ये वाली लेंथ तो 15 गिवन है। ठीक है, BC इक्वल टू 25, हाइपोटेनियस 25 है। अगर ये 15 या 25 है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, अब हमें बोला है यहाँ पर क्या, AD इज एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन टू BC, A से हमने BC पर एक एल्टीट्यूड प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो ये A से एक एल्टीट्यूड प्लॉट कर दिया, कहाँ पर, BC पर। और फिर क्या बोला है, ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AC, ये पॉइंट D है, अब D से E परपेंडिकुलर कहाँ डाल रहे हैं, AC पर, DE परपेंडिकुलर टू AC, तो ये भी कर देते हैं, DE परपेंडिकुलर टू AC एंड DF परपेंडिकुलर टू AB, एंड DF परपेंडिकुलर टू AB। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास E पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास F पॉइंट, और ये वाला पॉइंट D है। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है वो देख लें, द लेंथ ऑफ EF फाइंड करना है। ठीक है, जो रेड में कलर से बना रहा हूँ वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ये EF फाइंड करना है। चलिए, तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं यहाँ पर डायग्राम को देखकर, कि कोऑर्डिनेटर AFDE है ना, AFDE इज रेक्टेंगल, ये दोनों साइड लेंथ सेम है, ये दोनों सेम है, 90 डिग्री का एंगल क्योंकि परपेंडिकुलरली प्लॉट किया, तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल सेम होते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन में एक चीज़ बोल सकते हैं, DA इक्वल टू EF। ठीक है, अभी ये समझ में अगर आ गया तो फिर तो मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी तरीके हो गए आपके पास। ठीक है, जैसे सपोज आप एरिया निकाल लो, ठीक है, इस ट्राइंगल का, और आप BA निकाल सकते हो, बेस आपके पास पता है, मतलब हम ऐसा लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ, बेस मैंने अगर BC ले लिया और हाइट क्या आएगी DA, ऐसा ले सकते हैं, बेस BC और हाइट DA, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा। और इस तरफ हमने लगा दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, ये बेस है और ये हाइट है, हाफ
15 × 20 ये भी लगा सकते हैं। बी ए हाइट हो गई और सी ए बेस हो गया। हाफ बी सी की लेंथ भी हमें पता है, बी सी की लेंथ भी पुट कर देते, तो बी सी की लेंथ कितनी है हमारे पास 25 इंटू डी। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 15 से 5 3 जा 15 और 5 5 जा 5 4 जा, तो डी ए की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। तो डी ए की जो वैल्यू है वही ई एफ की भी वैल्यू है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होता है 12। या फिर ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो कि ये एंगल सपोज थीटा है, ठीक है। मेथड 2, मेथड सेकेंड, ये एंगल थीटा है तो आपके पास tan थीटा पता है। tan थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, परपेंडिकुलर 15/20 इक्वल टू 3/4, ये आपको पता है। तो आप देखिए यहाँ पर कि इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, तो इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो BC और CF भी पैरेलल होगी, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप सिमिलरिटी से प्रूव भी कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। और ये भी नहीं पता लगाओ तो आपने ये तो पता लगा ही लिया कि EF इक्वल टू DA होता है, ठीक है। आपको ये वाली लेंथ 20 पता चल गई है, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पर इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ACD की बात कर रहे हैं। ACD में मुझे बताओ DA कैसे आएगा, आपके पास 20 नोन है, ठीक है। तो ACD में हम लगा देते हैं परपेंडिकुलर हमें चाहिए, ये एंगल थीटा, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस, CA हाइपोटेनियस का काम करेगा। तो हमारे पास आंसर हो गया AD अपॉन CA परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन थीटा, और एंगल थीटा है, साइन थीटा आ गया। तो AD की डायरेक्ट ही वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, CA मतलब 20 इंटू साइन थीटा, टेन थीटा 3/4 है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5, तो भी आपका आंसर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ओके। Okay, now question number 6. The side ABC of triangle satisfy the relation c square equal to 2ab and a square plus c square equal to 3b square. Then measure of angle BAC in degree. हमें एंगल BAC in degree फाइंड करना है, ओके। तो रिलेशन का यूज कर लेते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab गिवन है, यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू 2ab यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देते हैं, एक ही क्वाड्रेटिक बन रही है, ऐसा समझ लो। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस ab माइनस 3b स्क्वायर, है ना, एक ही क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व कर लिया हमने। तो यहाँ से एक फैक्टर बना हमारे पास a प्लस 3b, a प्लस 3b इंटू, और एक और फैक्टर बना हमारे पास a माइनस। तो ये साइड्स को डिनोट कर रहे हैं, तो a की वैल्यू इन टर्म ऑफ नेगेटिव भी नहीं हो सकती, मतलब a की वैल्यू -3 भी नहीं हो सकती, नहीं तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा। और लेंथ ऑफ साइड को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए a b में से दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, मतलब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो 0 नहीं होगा, क्या 0 होगा, a और a माइनस b 0 होगा, तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू b हो गया, a और b की वैल्यू सेम आ गई, वो उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 को यूज किया हमने, तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई √2a, ओके। अब हमें क्या पता लगाना है, पता लगाना है। तो आ, ऐसा देख सकते हो आप चाहो तो,
आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है क्योंकि सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आ गया, मतलब एंगल सी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तभी तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये लेंथ सी हो गई, ये लेंथ ए हो गई और लेंथ बी हो गई सपोज, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, बी की जगह पे ए पुट कर सकता हूँ तो सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल, अदर टू एंगल्स इक्वल है क्योंकि ए इक्वल टू बी बोला हुआ है, मींस अदर टू एंगल्स कितने हो जाएंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, ऐसा देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ n के फैक्टर्स बना लेता हूँ कि n को कोई ऐसा नंबर लेट करूँ जिससे सब कुछ डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो जैसे n कोई भी नंबर है, उसके बाद में अगर c लिखूंगा तो उसको 10 प्लस सी 10n प्लस सी लिख सकते हैं। जैसे n कोई नंबर है, उसके बाद में हमने c लगाया तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है 10n प्लस सी, है ना, n भी कोई डिजिट का नंबर है तो उसको 10n मतलब 254 था हमारे पास जैसे नंबर, उसके आगे मैंने 2 लगाया तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 254 इंटू 10 प्लस 2, ठीक है। तो जो बाद में ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं इस पूरे नंबर को डिवाइड करूँ 2 से, तो 2 से ये तो डिवाइड हो ही जाएगा, मतलब जो लास्ट में सी लगा रहा हूँ कैसे 10n प्लस सी करूंगा मैं उसको, तो सी से तो कैंसिल हो ही जाएगा, अलग अलग करूँ, 10n भी क्या होना चाहिए, सी से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। जो 10n नंबर है वो सी से डिविजिबल अगर हुआ तो पूरा ही नंबर सी से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि सी तो होगा ही होगा, है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 10n डिवाइड बाय सी प्लस 1, ठीक है। तो ये 10n क्या होना चाहिए, सी से डिविजिबल होना चाहिए। 10n के सी से डिविजिबल मतलब सी तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम बोला 10 तो चलो हमारे पास है, और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, जैसे 9 लिया, अब अगर सी की वैल्यू 3 है तो भी ये डिविजिबल हो जाएगा, सी की वैल्यू 9 है तो भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया 4 इसलिए लिया क्योंकि ऑलरेडी 2 यहाँ पर है, तो 2 इंटू 4 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा और अब 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 3 से हो ही रहा था, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 7 नंबर और बच रहा है, 7 से और डिविजिबल करना है, ठीक है। तो 7 से भी ये क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। तो अभी हम देखिए जो 10n आया है हमारे पास, ये नंबर 10n, ठीक है, इसमें अब मैं कोई भी नंबर से डिवाइड करूं, कोई भी सिंगल डिजिट का नंबर लूं, उससे डिविजिबल हो जाएगा। 2 लूंगा डिविजिबल, 3 यस, 4 यस, 5 यस, 10 हो जाएगा। फिर 6 से भी 7 यस, 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 4, ठीक है, और 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमने बोला कि 10n की वैल्यू हो गई, दिस एम्प्लाइज n एक ऐसा नंबर आया हमारे पास 9 इंटू 4 इंटू 7, जिसके लास्ट में कोई भी डिजिट 1 डिजिट का नंबर लगाऊं राइट साइड में, वो उस डिजिट से डिविजिबल होगा, ठीक है, जो भी लगाऊंगा। तो नंबर आया क्या उसकी बात करते हैं, 9 6 63 इंटू 4, तो 2 और 252, ओके। तो नंबर कितना आया हमारे पास 252, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं हम कि अगर n की वैल्यू हमने 252 ली है तो इसके लास्ट में मैं कोई भी डिजिट लगाऊं 1 2 3 4 5, 1 लगाऊंगा तो 1 से डिविजिबल होगा, 2 लगाऊंगा तो 2 से होगा, 3 लगाऊंगा तो 3 से, आखिरी में 9 लगा दूंगा तो 9 से डिविजिबल होगा। तो इनकी डिजिट का सम पूछा है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ n इक्वल टू 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, हमारा आंसर हो जाएगा 9, ओके। तो 9 इज द करेक्ट आंसर। होप दिस इज क्लियर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, लेट s1 s2 s3 अप टू s11 be 11 distinct positive integer if we replace the largest of this integer by the median of the other 10 integer, then the median remains same, median increase, median decrease, the median remains, the mean remains the same, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते, ठीक है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर मैंने
ऐसा मान लिया कि ये x1 x2 x3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, x1 सबसे लेस है और उससे बड़ा x2 है, ठीक है, फिर x3, तो x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 और x10, ठीक है। अब इसमें मीडियन कौन है, सॉरी x11, टोटल 11 है x11, तो मीडियन कौन है, सिक्स्थ टर्म, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मीडियन, तो हमने बोला यही मीडियन है, ऐसा मान लेते हैं, दिस इज मीडियन, मीडियन इज x6। अब हमने क्या किया, लार्जेस्ट x11 को हटाया, ठीक है, और क्या करा, मीडियन, then median if we replace largest of this integer by median of other 10, मतलब लार्जेस्ट को हटा के जो x1 से लेके x10 तक के नंबर हैं उसके मीडियन को वहाँ पर पुट कर दिया। तो हमने बोला कि यहाँ पर x1 x2 x3 अप टू x10 तक का मीडियन, ठीक है। तो इसमें मीडियन कौन आएगा, इसमें मिडिल दो टर्म आएगी, x5 कॉमा x6 इज मिडिल टर्म, सॉरी आर मिडिल टर्म्स, ठीक है। अगर ये मिडिल टर्म्स है तो मीडियन क्या होगा, मीडियन इक्वल टू x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इन दोनों का x5 और x6 का सम करके डिवाइड करूंगा तो जो टर्म आएगी, ठीक है, जो भी टर्म आएगी वो क्या आएगी, सपोज जो टर्म आई उसको हम बोल देते a, तो हम यहाँ पर बोल रहे a बिटवीन x5 एंड x6, x5 और x6 के बीच में आएगी ये जो भी, ओके, ये जो भी टर्म होगी वो कहाँ होगी, x5 और x6 के मिडिल में होगी, ठीक है, मतलब x6 से छोटी और x5 से बड़ी है जो मीडियन आया। अब वो हमने x11 से रिप्लेस किया है, और x11 से रिप्लेस करने के बाद में अगर हम वापस से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं आपको, देन न्यू सीक्वेंस, न्यू सीक्वेंस क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले x1 सबसे लीस्ट है, देन x2, देन x3, x4, x5, x5 के बाद में a आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके, क्या आएगा, a आएगा, और फिर क्या आएगा हमारे पास, x6 है ना, क्योंकि x6 a से बड़ा है, फिर x7, x8, x9 और x10, x11 हम हटा चुके हैं, x11 के प्लेस पर हमने फर्स्ट 10 जो टर्म्स था उनका मीडियन से x11 को रिप्लेस किया, ठीक है। तो अब हम बात करें मीडियन, देन नाउ मीडियन इज, क्या होगा भाई, मीडियन इज इधर से 5 टर्म्स हटाई, इधर से 5 टर्म्स हटाई, तो बीच में मिडिल a आया। अब हम देख रहे हैं जो a है वो x6 से छोटा है, और इसके पहले जो मीडियन आया था वो x6 आया था, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, द मीडियन डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा भाई, मीडियन कम हो जाएगा, ठीक है, मीडियन की थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। मीन रिमेन्स द सेम, मीन तो सेम वैसे भी नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, मीन भी बदल जाएगा क्योंकि टोटल वैल्यूज क्या हो गई, कम है, हमने x11 के प्लेस पर x11 से कम वैल्यू पुट कर दी है, तो मीन तो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा, ठीक है। तो मीन भी क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज होगा, तो हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, मीन इंक्रीज नहीं होगा, मीन भी डिक्रीज होगा, ओके, होप दिस इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px satisfy pa of 1 equal to 2, p of 2 equal to 4, p of 3 equal to 6 and p of 4 equal to 8 इज, ऐसे कितने पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं जो इन चारों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करे, और कैसे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में हमने लिया कि p ऑफ x हम ऐसा बना लेते हैं,
एक बार के लिए x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस 2x, क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है 2 आ रहा है। तो अब मैं अगर 1 पुट करूँगा तो ये पूरा 0, 2 आ जाएगा। 2 पुट करूँगा तो ये पूरा 0, कितना जाएगा 4, और 3 पुट करूँगा तो कितना जाएगा 6। ठीक है, तो फर्स्ट 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हुआ। एक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर सेटिस्फाई बनाना है तो ओनली 3 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। अगर वो तीनों कंडीशन 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसके आगे ए और लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर हम अगर 4 पुट करें, ठीक है, तो 4 पुट करने पर क्या आएगा, यहाँ पर से हमारे पास 4 2 8, और यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो 8 प्लस या माइनस समथिंग होगा। ठीक है, ए 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट है, यही 0 हो गया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। मतलब हम बोल रहे हैं कि P ऑफ 1 सेटिस्फाई करेगा, 2 करेगा, बट P ऑफ 4 नॉट इक्वल टू 8, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। या फिर हम दूसरा पॉलिनोमियल बना लें और P of x इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 4x 2x, ऐसा बना लिया। तो 1 2 और 4 वाली करेगी, बट 3 वाली वापस नहीं करेगी सेटिस्फाई। मतलब ये चारों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप चारों तरह अलग अलग तरीके से बना लो तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये चारों कंडीशन एक साथ कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। मतलब इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 0, नो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन बी फॉर्म। होप दिस इज क्लियर। ओके, सो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ 2 डिजिट नंबर AB इज कॉल्ड almost prime if one obtain a 2-digit prime number by changing at most one of its digit A and B. For example, 18 is almost prime number because 13 is a prime number. Then number of almost prime 2-digit number is. हमें यहाँ पर ये बोला है कि 2 डिजिट के कितने ऑलमोस्ट प्राइम नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट प्राइम क्या है यहाँ पर कि आपके पास कोई भी 2 डिजिट का नंबर लो, उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिजिट चेंज करें तो आपके पास प्राइम नंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा देखें यहाँ पर कि 10 से लेकर 10 एक 2 डिजिट का नंबर है, 10 से लेकर 19 ले लेता हूँ। ठीक है, जिसमें 1 1 वाली लाइन आ जाएगी। 10 से लेकर 19 तक में कम से कम 1 डिजिट तो ऐसी आएगी जो प्राइम होगी इनके बीच में। हाँ, जैसे सिर्फ मैंने 1 कांस्टेंट रखा, 0 1 2 3 एक ही डिजिट चेंज कर रहा हूँ, तो जैसे इसके बीच में 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, 13 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, या 13 को ही ले लूँ, 13 एक नंबर है तो उसकी एक भी डिजिट चेंज नहीं की तो वो भी कैसा है, प्राइम नंबर है। ऑलमोस्ट प्राइम का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक डिजिट बदलो और वो कैसा बन जाए, प्राइम नंबर बन जाए। तो हम बोल रहे कि 10 से लेकर 19 तक देखूं या 20 से लेकर 29 तक देखूं, सबके बीच में कम से कम एक प्राइम नंबर तो आएगा। ठीक है, जैसे 20 से लेकर 29 के बीच में भी कम से कम एक प्राइम नंबर तो आएगा। ऐसे ही 30 से लेकर 31 के बीच, 30 से लेकर 39 के बीच में भी कम से कम एक प्राइम नंबर, मतलब दोनों में से कोई एक डिजिट चेंज कर या फिर ऐसा बोलूँ 30 से लेकर 39 के बीच में भी कम से कम एक प्राइम नंबर तो आएगा, है ना, और प्राइम नंबर भी काउंट होगा। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला हुआ है नंबर देन द नंबर ऑफ ऑलमोस्ट प्राइम 2 डिजिट नंबर इज, मतलब ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं जिनकी एक डिजिट चेंज करने पर वो प्राइम बन जाए। ठीक है, तो हमने बोला सारे ही 2 डिजिट के नंबर ऐसे हैं जिनकी एक डिजिट बदलने पर वो कैसे बनेंगे, प्राइम नंबर बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 से लेकर 99 तक में कितने नंबर होते टोटल, 90 नंबर। तो 90 नंबर्स ही कैसे हैं, ऑलमोस्ट प्राइम है। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर
which are almost prime is 90. Okay, hope this is clear. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. इफ P be an interior point of convex quadrilateral ABCD and KLMN be a midpoint of AB, BC, CD and DA respectively, if area of PKAN equal to 25, PLBK equal to 36 and area of PMDN equal to 41, then area of PLCM. ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास. पहले क्वाड्रिलेटरल प्लॉट कर लेते हैं. ओके, नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर इसकी. ये पॉइंट को हम ले लेते हैं ए, बी, सी एंड डी. अब हमें बोला है के मिड पॉइंट किसका है, ए बी का. तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट आ गया हमारे पास के. फिर बी सी के बाद एल, सी डी, एम और एन. ठीक है, डी ए का मिड पॉइंट एन है. ठीक है, एल के एल एम एन. और बोला एरिया ऑफ, और पी इसके इंटीरियर में कोई भी एक पॉइंट है. पी एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया हमने, दिस इज पॉइंट पी. अब हमें बोला है एरिया ऑफ पी के ए एन, पी के ए एन. ठीक है, एरिया ऑफ पी के ए एन और एरिया ऑफ पी एल बी के, इट मीन्स ये वाला एरिया. और इसको भी ज्वाइन कर देते. पी एल बी के और पी एम डी एन, ये वाले एरिया गिवन है और हमें एरिया ऑफ पी एल सी एम पता लगाना है. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला एरिया कितना गिवन है, 25. ठीक है, ये वाला एरिया हमारे पास है 25, फिर 36 और ये वाला एरिया हमारे पास है 41. ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, एरिया है ना, जिसके बॉक्स के अंदर लिखा है वो उसका एरिया है. ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये एक ट्रायंगल और बनाते हैं ऐसे. ये ऐसा ट्रायंगल बना देता हूँ मैं. ठीक है, और यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर और प्लॉट कर देते हैं. तो ये बेस इस वाले बेस पर परपेंडिकुलर हो गया और इधर से ये इस वाले बेस पर हो गया परपेंडिकुलर, और इधर से ये इस वाले बेस पर परपेंडिकुलर, इधर ये इस वाले बेस पर परपेंडिकुलर. ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हो गई है ना, अब कोई बात नहीं, करना तो है. ठीक है, तो ये सारी लाइंस परपेंडिकुलर है. ठीक है, ओके. तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ट्रायंगल पी ए के एंड पी के बी सेम है, क्योंकि ये दोनों बेस की लेंथ सेम है और इनकी हाइट ये कॉमन है, इसको P1 हाइट बोल देंगे. ठीक है, तो हाइट कॉमन है और बेस एरिया सेम है दोनों का, इसका भी ए के और इसका बी के, ए के इक्वल टू बी के है. ये दोनों लेंथ भी सेम है, क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि मिड पॉइंट गिवन है. ये दोनों लेंथ भी कैसी है, सेम गिवन है. ये दोनों लेंथ भी सेम है. ठीक है, इतना क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और ये जो हमारे पास एक पार्ट बचा हुआ है एल पी एम सी, इसका एरिया पता लगाएंगे. तो हम पहले तो बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए पी के, ए पी के इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी के, बी पी के। ठीक है, ये दोनों एरिया सेम है, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास। फिर नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एन, ए पी एन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एन पी डी, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो अभी देखो ए पी के और ए पी एन, ए पी के ए पी एन दोनों मिलकर कौन सा वाला एरिया बनाएंगे, जो 25 गिवन है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। एन पी के ए, ये वाला क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा किससे, ट्राइंगल पी ए के और ट्राइंगल पी ए एन से। ठीक है, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, एक और इक्वेशन बनाते हैं, इधर ए पी एन है, तो इनको पहले तो मैं इन दोनों को बना लेता हूँ एक इक्वेशन। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करूंगा तो ए पी के प्लस ए पी एन, ए पी के प्लस ए पी एन मिलकर 25 एरिया बन जाएगा। ठीक है, दोनों का सम 25 आएगा। इधर बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी के प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एन पी डी। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। नेक्स्ट वापस हम यहीं पर देखें, एन पी डी है ना, एरिया, सॉरी एन पी डी तो हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी पी एम, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी पी एम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी पी एम इक्वल टू एम पी सी, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब हम यहां पर देखें कि डी पी एम और डी पी एम और डी पी एन मिलकर ये एरिया 41 बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल डी एम पी एन, इस ये वाला बनाएंगे जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर, है ना, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया बता रहे हैं। ठीक, तो इस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं कि कौन से दो ट्राइंगल एन पी डी और ट्राइंगल डी पी एम, इन दोनों को ऐड कर देते तो एन पी डी तो ये दिख रहा है हमारे पास और डी पी एम ये वाला दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो इक्वेशन 3, सॉरी इसको 4 बोल देता हूँ, इक्वेशन 4 है हमारे पास, इसको चेंज कर ऐड कर देते तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 25 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये इस साइड आ जाएगा एम पी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी के प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एन पी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी पी एम। तो एन पी डी और डी पी एम मिलकर 41 बना लेंगे, तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, एरिया 41। तो हमारे पास यहाँ पर बच रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी के प्लस 41 एरिया ऑफ ट्राइंगल एम पी सी, इधर 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में इसको 5 बोल देते हैं। अभी एक इक्वेशन और बना सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, एम पी सी तक हमने सॉल्व किया अभी एक इक्वेशन और बनेगी हमारे पास, कौन सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी एल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल पी बी। ठीक है, एल पी बी ये वाला ट्राइंगल और एल पी सी सी पी एल ये वाला ट्राइंगल का एरिया सेम है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं 6। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, वैल्यू उठाएं इक्वेशन 6 से और यहाँ करें, तो एम पी सी और सी पी एल, एम पी सी और सी पी एल हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, तो एम पी सी और सी पी एल को एक साथ लिख देते। तो ये हो गया 25 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एम पी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी एल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी के प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल
LPB प्लस 41, और हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ BPK और LPB, एरिया LPB और BPK ये मिलकर 36 वाला एरिया बना रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड एरिया है MPLC। तो ये तो हो गया हमारे पास, ये सबको एक साइड कर देंगे, ये दोनों मिलकर बन गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MPLC, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MPLC, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ BPK और LPB, BPK और LPB मिलकर कितना बनाया 36, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मिलकर कितना बना 36, तो इसके प्लेस पर हमने लिख दिया 36 प्लस 41 ऑलरेडी माइनस 25 इधर से, तो 25 यहाँ से माइनस हुआ तो कितना बचा 11, तो ये हो गया 52 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आया 52 स्क्वायर यूनिट, ओके। तो 52 है आंसर, ऑप्शन यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। होप दिस इज क्लियर, एक बार इसको अच्छे से समझे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो कैसे सॉल्यूशन चाहिए, इंटीग्रल और नॉन नेगेटिव, मतलब जीरो चलेगा, जीरो से ग्रेटर 1 2 3 जितने भी पॉसिबल हो चलेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 6x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 200। एक और इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 100। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 100। टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ से हमें देखना है कि x और y की कितनी इंटीग्रल वैल्यू के लिए यहाँ पर आंसर 100 आएगा, ठीक है। तो या तो आप टेबल बना लो या डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ऐसा कर लो इसको, 100 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 5, और इसको और अच्छे से लिख लो 20 माइनस 3y बाय 5। इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो इंटीग्रल वैल्यू मल्टीपल ऑफ 5 होगी तो ही x की वैल्यू इंटीजर आ सकती है ना। x की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू आ रहा है 20 माइनस 3y बाय 5। अगर y की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 5 पुट करूंगा तो ये आंसर आएगा। इसका मतलब दिस एम्प्लाइज y बिलोंग टू 5n, n कुछ भी हो सकता है, जीरो, n बिलोंग टू होल नंबर, जीरो भी हो सकता है। तो जब y की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू 20 आएगी, बट x की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये नेगेटिव कब होगी वो देख लेते हैं हम। तो y ऐसा टेबल बना देता हूँ मैं, ठीक है। x की वैल्यू, y की वैल्यू मैंने जीरो पुट की है, तो x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 20। फिर 5 पुट करेंगे, 5 का मल्टीपल ही पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगी 17। फिर 10 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी 6 माइनस हुआ तो 14, ठीक है। 3 कम होती जा रही है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पर 15 आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 11। फिर ये 20 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर 3 और कम कर दो 8, ठीक है। यहाँ पर अगर 20 पुट करेंगे तो 12 माइनस हो जाएगा। फिर 20 के बाद यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो 3 और कम हो जाएगा, इसमें से 5 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। और 30 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। अब हम बोल रहे हैं कि इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते। अगर 35 पुट करेंगे तो ये कैसी वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव एक्स की नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी। तो एक्स और वाई की 7 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। एक्स और वाई की 7 वैल्यूज यहाँ पर उठा के पुट कर देते हैं, तो z की भी वैल्यू कैसी आएगी, वहाँ पर इंटीग्रल पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम 100 से ज़्यादा तो होगा नहीं, ठीक है, दिख ही रहा है 100 से ज़्यादा होगा नहीं, और इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हम बोल रहे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 7 ही पॉसिबल है। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा, एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 0, तो z की एक वैल्यू हो जाएगी। फिर x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 5 पुट करूँगा, फिर एक और z की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे करके x y z के 7 सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन 7 हो गए। सी ऑप्शन इज करेक्ट।
ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या गिवन है? लेट n1 इक्वल टू 2 टू दी पावर 55 प्लस 1 एंड n2 इक्वल टू 165। देन ऑप्शन क्या गिवन है? n1 एंड n2 आर को प्राइम, द HCF of n1 and n2 is 55, HCF of n1 and n2 is 11 एंड HCF of n1 n2 is 33। तो n2 तो साफ दिख रहा है, उसके हम प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। n1 को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले n1 के लिए n1 को देख लेते हैं, n1 क्या बन रहा है। n1 को n2 को क्या लिख सकते हैं? 165 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 कितना बचेगा? 11 से डिवाइड करने के बाद 11 बन जाए 11 और 5 बचेगा, 11 5 जा 55, ठीक है। सॉरी 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स बन गए 11 इंटू 5 इंटू 3। अब हमें ये देखना है कि इनमें कॉमन 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 11 आ रहा है। तो आप डायरेक्टली बाइनोमियल लगाओ और ये देखो कि ये 3 से डिविजिबल है क्या, ये 5 से है और 11 से डिविजिबल है क्या, तो ये डायरेक्ट देख लेते। तो n1 इक्वल टू हमारे पास गिवन है 2 टू दी पावर 55 प्लस 1। अब हमें ये चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है क्या। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमको 3 का कोई मल्टीपल यहाँ पे बना लेना चाहिए। तो इसको डायरेक्ट ही आप ऐसा लिख दो, 3 माइनस 1 की पावर 55 प्लस 1, ठीक है। जब इसका एक्सपांशन करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ऐसा लिखूंगा मैं 55C0 3 टू दी पावर 55 एंड सो ऑन। लास्ट में मैं लिखूंगा 55C 55 माइनस 1 की पावर 55, तो लास्ट में माइनस 1 आएगा। और उससे पहले भी एक टर्म आएगी, इससे पहले की टर्म भी लिख देता हूँ। इससे पहले एक टर्म आएगी 55C 54 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 55C 55 इंटू 1 प्लस 1। तो हम देखेंगे इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, पूरी की पूरी इक्वेशन 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इन दोनों में 3 तो कॉमन है, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि दोनों में 3 कॉमन है, मतलब कि HCF में 3 तो आएगा। दूसरा, अभी हमको 5 के लिए चेक करना है। 5 के लिए चेक करना है तो हमें 5 का कोई मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो n1 को हम ऐसा लिख देते हैं 2 इंटू 2 टू दी पावर 54 प्लस 1। तो 2 इंटू इसको लिखा जा सकता है 4 टू दी पावर 54 का हाफ कितना हो गया हमारे पास? 27 सॉरी प्लस 1। इसको ऐसा लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ 5 माइनस 1 टू दी पावर 27 प्लस 1, ठीक है। जब हम इसका एक्सपांशन करेंगे तो 2 तो बाहर ही रहेगा, सारी टर्म में 5 5 आएगा। 27C0 5 टू दी पावर 27 एंड सो ऑन। लास्ट में भी आएगा 27C 27, यहाँ पे ऑड पावर इसलिए माइनस 1 हो जाएगा और प्लस 1। तो इसके पहले तक की सारी टर्म में 5 रहेगा, -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसको करेंगे तो ट्वाइस ऑफ 27C0 5 टू दी पावर 27 अप टू 27C 26 इंटू 5। इन सभी टर्म में तो 5 रहेगा, लास्ट जो टर्म है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -2 प्लस 1 कितना आएगा मेरे पास? -1। ये पूरी टर्म 5 से डिविजिबल है, लास्ट में -1 बन गया, मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 टैक्सी में कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। अब थर्ड बात करें 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो n1 इक्वल टू 2 क्या था हमारे पास? 2 टू दी पावर 55 2 टू दी पावर 55 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। हमें अब 11 से चेक करना है तो 11 का कोई मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो 11 का मल्टीपल क्या होगा इसमें? एक तो होता है 11 और 22 में 2 के आसपास कोई है क्या? 33, यस 33 है। 32 बनाया जा सकता है इसको, 2 टू दी पावर 5 को 32 बनाया जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 टू दी होल पावर 11 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 32 टू दी पावर 11 प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास ये बनेगा 33 माइनस 1 टू दी पावर 11 प्लस 1। यहाँ पर भी ऑड पावर है तो लास्ट में माइनस आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 11 का मल्टीपल तो है। थोड़ा सा मैं और लिख कर बता देता हूँ। 11C0 33 की पावर 11 प्लस 11C1 33 टू दी पावर 10 अप टू
11c 10 33 की पावर 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, 11c 11 33 की पावर 0, तो कितना बचेगा, इंटू में 1 और लास्ट में +1 है, तो ये वाला +1 से ये +1 कैंसिल है, पूरी इक्वेशन 33 से डिविजिबल होगी, 33 से डिविजिबल होगी, इसका मतलब 11 से तो डिविजिबल होगी। तो जो HCF आ रहा है उसमें हम बोल रहे हैं 5 कॉमन नहीं आ रहा है, 3 और 11 कॉमन आ रहा है, या 33 पूरा ही कॉमन आ रहा है, तो HCF ऑफ N1 एंड N2 इज आंसर इज 33। N1 N2 आर को प्राइम तो हो ही नहीं सकते, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था, ठीक है। HCF 55 नहीं हो सकता क्योंकि 5 कॉमन नहीं है, HCF 11 भी नहीं होगा, 33 पूरा ही हो रहा है, 3 इंटू 33, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, तो आंसर इज डी। ओके, होप दिस इज क्लियर। ओके, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पर, लेट L ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर, C denotes the circle with circumference L, T denotes the triangle with perimeter L। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, एक तो ट्राइंगल का पैरामीटर L गिवन है और सर्कल का भी पैरामीटर L गिवन है, ठीक है। अगर सर्कल का पैरामीटर गिवन हो, ठीक है, तो क्या होगा, और ट्राइंगल का पैरामीटर क्या हो तो क्या होगा उसकी बात करेंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या पूछा हुआ है, गिवन एनी पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा वी कैन चूज C एंड T एज अबो, यहाँ पर से मतलब C मतलब सर्कल और T मीन्स ट्राइंगल, सच दैट रेशियो ऑफ दिस इज ग्रेटर देन अल्फा, किसी फिक्स क्वांटिटी से ग्रेटर होगा, ठीक है। फिर बोला है गिवन एनी पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा we can choose C and T above, that ratio this is less than alpha, given any C and T as above, the ratio this is independent of C and T, there exists real number A and B such that any circle C and triangle T as above, we must have area of C upon area of T between A and B। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है कुल मिलाकर, तो आप पहले तो ये देखो कि अगर पैरामीटर गिवन है तो एरिया ऑफ सर्कल इज कांस्टेंट, एरिया ऑफ सर्कल तो हमेशा ही कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू तो आपके पास कैसी आ गई, कांस्टेंट। दूसरी बात है, क्या पूछा है हमसे, बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में पूछ रहे हैं, तो भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल पैरामीटर के हिसाब से मैक्सिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। मिनिमम तो 0 हो जाएगा एरिया, है ना, पैरामीटर मिनिमम तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम एरिया को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी मैक्सिमाइज, हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, पैरामीटर गिवन है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे तब उसका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मिनिमम तो आप क्या करो, बेस बढ़ाते जाओ, हाइट कम करते जाओ, तो एरिया तो 0 तक ला सकते हैं हम, तो मिनिमम नहीं करते एरिया, ठीक है। क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, ये फिक्स क्वांटिटी है और यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है T, वो कैसा है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, बट वो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी से कैसा है, लेस ही है। पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम के लेते हैं, के से क्या है, हमेशा लेस है, इसका मैक्सिमम एरिया हम ले लेते हैं के, तो ये के से हमेशा कैसा है, लेस है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसा आएगा हमारे पास, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जब डिनोमिनेटर में मैक्सिमम वैल्यू पुट की जाए तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आती है, मिनिमम, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, किसी फिक्स क्वांटिटी से बड़ा आएगा, क्योंकि डिवाइड में उसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, और ये वेरिएबल है, और ये मैक्सिमम की जा सकती है, तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा तो ओवरऑल मिनिमम आंसर आ जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, ए, मतलब ये किसी फिक्स क्वांटिटी ए या अल्फा जो ऐसा क्वेश्चन में दिया है उससे हमेशा ग्रेटर रहेगा, ये बात तो सही है। या फिर पैरामीटर सेम हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल से कम आएगा,
ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो दोनों ही बातों से ए ऑप्शन ट्रू होगा, ए ऑप्शन तो ट्रू होगा ही होगा। ठीक है, फिर बी ऑप्शन में देखते हैं, बी ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गया वहां से। ठीक है, सी इंडिपेंडेंट ऑफ सी एंड टी, नहीं इंडिपेंडेंट टी पर नहीं हो रहा है, टी पर तो डिपेंड कर रहा है। टी की डिफरेंट वैल्यू के लिए इसके डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल फिक्स हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है। और दो फिक्स क्वांटिटी के बीच में नहीं आ रहा है क्योंकि इसका मिनिमम एरिया 0 हो सकता है ना। अगर इसको 0 कर दूंगा तो ये इनफाइनाइट चला जाएगा, तो किसी फिक्स क्वांटिटी से लेस तो नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब लेस देन बी वाला ऑप्शन तो गलत है। तो तीनों ही ऑप्शन ये क्या हो गए, गलत हो गए, एक ही ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन। ओके, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ओके ओके, सो क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर ए बी सी सच दैट अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी एंड स्क्वायर ऑफ दियर ज्योमेट्रिक मीन आर इक्वल, है ना। बी और सी का अर्थमेटिक मीन, ठीक है, यही कर लेते सॉल्यूशन। बी और सी का अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल हो रहा है, उनके ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। तो हमारे पास आंसर आएगा b प्लस सी इक्वल टू 2bc। तो b या तो आप हिट एंड ट्रायल लगा लो कि डिजिट से, इसलिए इंटीग्रल वैल्यूज ही होगी। तो b इक्वल टू सी इक्वल टू 0 पर सेटिस्फाई करेगा एक तो, ठीक है। b c की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होगा। और करेगा यहाँ पर b इक्वल टू सी इक्वल टू 1, अगर दोनों की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो भी सेटिस्फाई करेगा, 2 इक्वल टू 2 आएगा। तो इसके अलावा और कोई इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हमारे पास आया आंसर कि b और c दोनों एक साथ 0 हो जाए या दोनों 1 1 हो जाए। तो दो डिजिट लास्ट की 0 हो गई, तो फर्स्ट डिजिट हमें बोला है a कैन बी स्क्वायर ऑफ दियर ज्योमेट्रिक मीन आर इक्वल द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर। कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं। तो हमने बोला लास्ट 2 डिजिट तो हमेशा 0 ही रहेगी। तो फर्स्ट डिजिट क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसे ही 900 तक हो सकती है, ठीक है। और अगर लास्ट की 2 डिजिट 1 है तो फर्स्ट डिजिट वापस 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 9 तक जा सकते हैं। तो टोटल कितने नंबर्स हुए हमारे पास, सॉरी ये 911, तो टोटल कितने हुए, 9 इधर हो गए और 9 इधर हो गए, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट तो फिक्स कर दी हमने, या तो 0 0 होगी या 1 1 होगी। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, इक्वल टू 18, टोटल नंबर्स 18 हो गए। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Let a b c d be distinct real numbers such that a comma b are the roots of this equation and c comma d are the roots of this equation, then b plus d फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स a एंड b हैं, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया a प्लस b, सम ऑफ रूट इक्वल टू 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट a इंटू b इक्वल टू 6 माइनस 6b। और एक और हमारे पास कंडीशन है, इसके रूट c और d हैं, तो इसलिए c प्लस d इक्वल टू 5a, सॉरी यहाँ पर भी 5c आएगा, एंड c इंटू d इक्वल टू माइनस 6b, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 2 3 और 4 नाम दे देते हैं। 1 और 2 को तो 1 और 3 को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 प्लस 3, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ c प्लस a। तो यहाँ से हमारे पास b प्लस d की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 4 टाइम्स ऑफ a प्लस c, इक्वेशन 5 मान लो इसको, ठीक है। और 2 इंटू 4 कर देते, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास आ जाएगा a b c d इक्वल टू 36 BD। तो ये BD से BD कैंसिल, तो AC इक्वल टू हमारे पास आ गया 36।
मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं a+c और a इंटू सी की टर्म में भी जा सकते हैं हम और सॉल्व कर सकते हैं। तो वापस से हम हमारी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर दी हुई इसको a बोल देते, इसको b बोल देते। तो a पर जाते, a का रूट a है तो इसको a सेटिस्फाई करेगा, और b का रूट c और d है इसलिए इसको c सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमारे पास a इंटू सी और a+c में कुछ बनाया जा सकता है इसलिए इसमें a सेटिस्फाई करवा देते हैं। ठीक है, तो इसमें a पुट करेंगे तो कितना आएगा, a² माइनस 5ac माइनस 6d इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में c पुट कर दिया तो वहाँ से आया c² माइनस 5ac माइनस 6b इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास 1 और ये इक्वेशन 2। 1 और 2 को दोनों को ऐड कर देते हैं ताकि a+c बन जाए। तो a² प्लस c² आएगा, उसको लिख दिया a+c होल स्क्वायर माइनस 2ac, और माइनस 10ac ऑलरेडी है, माइनस 6b प्लस डी की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ a+c इक्वल टू 0। a इंटू सी की वैल्यू 36 है, वो भी पुट कर दिया तो हमारे पास बना a+c होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 36 माइनस 24 a+c। ओके, ये इक्वेशन आ गई। हमने देखा कि a+c की क्वाड्रेटिक बन गई, a+c होल स्क्वायर माइनस 24 a+c माइनस 12 इंटू 36, ऐसे ही रहने देता हूँ। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 माइनस 12 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो a+c की एक वैल्यू तो हमारे पास आएगी 36, और एक और a+c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस 12। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको एक बार वापस पढ़े, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ठीक है, तो a+c की तो दो वैल्यू आई हमारे पास, एक तो कितनी आई 36 और एक और कितनी आ गई माइनस 12। अगर हम माइनस 12 पुट करेंगे तो b+d की वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट नेगेटिव ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम a+c की वैल्यू किसी पुट कर देते हैं, पॉजिटिव पुट कर देते हैं। तो हमने पुट कर दिया यहाँ पर b+d इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a+c दैट मीन्स 36। तो 6 4 जा 24, 4 और 12 और 144। ठीक है, तो क्या आंसर आया हमारे पास, तो 144। ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव वगैरह तो बोला नहीं था, नहीं तो हम नेगेटिव वाला पार्ट वैसे भी रिजेक्ट कर देते, ABCD और नंबर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 144। ठीक है, नेगेटिव ऑप्शन में होता तो नेगेटिव के लिए भी सॉल्व कर लेते। ओके, होप दिस इज क्लियर। Okay, so now question number is question number 62. Let S equal to 1 2 3 up to 100. Suppose B and C are chosen at random from the set S. मतलब B की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक कुछ भी चूज की जा सकती है, और C की वैल्यू 1 to 100 कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट 4x² प्लस bx प्लस c हैज़ इक्वल रूट्स। ओके, तो हमें प्रोबेबिलिटी पता लगानी है किसकी, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होने की। तो इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, b² माइनस 16c इक्वल टू 0। ओके, तो दिस एम्प्लाइज, ऐसा बोल सकते हैं b इक्वल टू 4√c। ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला अपन ने, C is परफेक्ट स्क्वायर। C की वैल्यू क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए C की। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि B की वैल्यू 100 से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, C की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर तो लेंगे बट साथ में 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर सपोज करें हमने पहला लिया 1। ठीक है, C की वैल्यू सपोज 1 ली, फिर 1 पर B की वैल्यू 4 आ जाएगी, फिर नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 4 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, 9। 9 के बाद अप टू कहाँ तक जाना है हमें,
100 से कम, 100 मतलब 10 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। 1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, 100 तक चले जाएंगे, है ना। तो सी की टोटल वैल्यूज कितनी होगी 10, यहाँ पे 100 पुट करेंगे तो कितना आएगा 40, बी की वैल्यू 40 मतलब 1 से लेके 100 के बीच में ही आएगी। अब सी की वैल्यू हम 100 से ज़्यादा तो ले नहीं सकते, तो टोटल तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी कितनी आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी इक्वल टू 100। तो सी की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बी की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो टोटल फेवरेबल आउटकम जिसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, जीरो, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हो, इक्वल हो, उसके लिए टोटल बी कॉमा सी के कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, इक्वल टू 10 ऑर्डर्ड पेयर्स आर पॉसिबल, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल रूट्स को, मैं ई बोल देता हूँ, तो 10 तो फेवरेबल हो गए। अब बताओ 1 से लेके 100 तक बी के लिए पॉसिबल वेज कितने हुए 100, और सी के लिए भी कितने हुए 100, क्लियर है। मतलब बी और सी के कितने कॉम्बिनेशन लिए जा सकते हैं, तो बी के लिए 1 2 3 अप टू 100 पॉसिबिलिटी है, सी के लिए भी 100 पॉसिबिलिटी। हमारे पास टोटल फेवरेबल कितने आए 10, कि भैया जब सी की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 2 तो सी की वैल्यू 4 तो बी की वैल्यू 8, इस तरह से सी की वैल्यू 100 तो बी की वैल्यू 40, इतने ही कॉम्बिनेशन बन सकते। तो 10 फेवरेबल हुए, टोटल कितने हुए 10 इंटू 10, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/1000, 1/1000 दैट मीन्स 0.001, 0.001 ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके okay, so now question number 63, let n be the set of positive integer for all n belong to natural number, let fn equal to n plus 1 to the power 1 by 3 minus n to the power 1 by 3, a equal to n belong to natural number, मतलब यहाँ पे से n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, फॉर f of n plus 1 between 1/3 टाइम्स ऑफ n plus 1 to the power 2 by 3 लेस देन f of n, ठीक है। मतलब हमें देखना है कि फंक्शन और फंक्शन में n+1 और n वाला फंक्शन निकालें, उसके बीच में ये वाली वैल्यू n की कितनी वैल्यू के लिए पॉसिबल हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे दिमाग लगाया जाए तो ये आपको ऐसा दिखेगा कि ये f ऑफ n ये q 1/3 पावर वाला फंक्शन है, n+1 की पावर 1/3 n की पावर 1/3 टाइप का फंक्शन है। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी ग्राफिकल अप्रोच होनी चाहिए हमारे अंदर, पता होनी चाहिए हमें, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे ग्राफ के थ्रू, ठीक है। मैंने यहाँ पर फंक्शन जो है वो लेट कर लिया कि f ऑफ x जो है कोई फंक्शन है वो x टू दी पावर 1/3 का है, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये क्या दिख रहा है, x की जगह n+1 पुट करूँगा तो n+1 की पावर 1/3 आ जाएगी, n पुट करूँगा तो n टू दी पावर 1/3 आ जाएगी। तो x टू दी पावर 1/3 का जो ग्राफ होता है वो 0 पर तो 0 आएगा और कुछ इस तरह का प्लॉटिंग हो जाएगी, इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या क्या पुट करना है वो देख लेते हैं। तो हमें पुट करना है पहले तो n, है ना, इस तरह का इंक्रीजिंग शेप ही होता है, दिख भी रहा आपको, x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो x की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू n पुट करेंगे, फिर आगे जाकर x की वैल्यू हम n+1 पुट कर देंगे, और आगे जाएंगे तो x की वैल्यू n+2 भी पुट कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यूज पुट, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे कुछ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्या आएंगे, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू n पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी n टू दी पावर 1/3। यहाँ पर हम x की वैल्यू n+1 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी n+1 टू दी पावर 1/3, ओके। और यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू n+2 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी n+2 टू दी पावर 1/3, है ना। x की जगह n+2 पुट करूँगा तो n+2 की पावर 1/3। मैं यहाँ पर क्या नोटिस कर रहा हूँ अब इसमें कि
इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, इसको और फिर इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करें, ठीक है, दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करें एक बार और एक बार इसको ज्वाइन करें, ठीक है। तो स्लोप कंपेयर करेंगे अगर हम, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन प्लॉट करें, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन प्लॉट की, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन प्लॉट की, ठीक है। तो ये इसको आगे एक्सटेंड करो, देखो तो आपको दिख रहा है कि इसका स्लोप ज़्यादा बनेगा इस वाली लाइन का, और इस वाली लाइन का स्लोप कम बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये शेप इस तरह का बन रहा है। तो ये वाला स्लोप ज़्यादा हो रहा है और ये वाला, मतलब ये स्लोप ज़्यादा है और ये स्लोप कम है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स के साथ कम एंगल बना रही है और ये एक्स एक्सिस के साथ ज़्यादा एंगल बना रही है। हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन प्लॉट की, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए कि ये एंगल अल्फ़ा हुआ और ये वाला एंगल बीटा हुआ, और अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा, तो जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए इन पॉइंट्स को नेमिंग कर देते हैं इन पॉइंट्स की हम पहले। ये पॉइंट सपोज मैं ले लेता हूँ ए, ये पॉइंट है मेरे पास बी, और ये पॉइंट सी है। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, स्लोप ऑफ ए बी इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी सी के स्लोप से ए बी का स्लोप ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बी पॉइंट पर एक टेंजेंट अगर प्लॉट की जाए, बी पॉइंट पर अगर कोई एक टेंजेंट प्लॉट की जाए, ठीक है, तो उसका स्लोप क्या होगा उसकी बात करें तो वो दोनों के बीच में होगी। जैसे मैं अलग से एक बार बता, ये वाला पॉइंट को मैं अलग से यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा बीच बीच होगा तो समझ में नहीं आएगा। ये सपोज ऐसा हो गया, ये पॉइंट ए है, ए से, और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो ये मैंने बी और सी को ज्वाइन किया, ये मैंने ए और बी को ज्वाइन किया। ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ये ऐसे ए आ गया सपोज। थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे चली गई लाइन, फिर एक लाइन ऐसे चली गई, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, क्योंकि ऐसा इंक्रीजिंग शेप बन रहा था। और अगर बी पर कोई टेंजेंट प्लॉट करे तो वो ऐसी ही जाएगी दोनों के बीच में से। मतलब हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट एट बी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी सी के स्लोप से ज़्यादा है क्योंकि ऊपर है ना। यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन प्लॉट करूँगा तो इसका एंगल अल्फ़ा, इसका गामा और इसका बीटा, तो गामा बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, और लेस देन स्लोप ऑफ ए बी। यही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर देखने वाली कि हमको ये पता चल गया है, ठीक। तो स्लोप ऑफ बी सी पता लगाते हैं, n+2 टू दी पावर 1/3 माइनस n+1 टू दी पावर 1/3 अपॉन n+2 माइनस n+1, ठीक है ना। बी सी का स्लोप निकाल रहे हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी, n+2 टू दी पावर 1/3, और y1 की वैल्यू कितनी, n+1 टू दी पावर 1/3, x2 n+2 y1 n+1। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी, हमें बी पर क्या निकालनी, इस पर टेंजेंट। तो टेंजेंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स स्लोप को डिनोट करता है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना आएगा, 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3, ठीक है, 1 के अपॉन में। तो यहाँ पर किस पॉइंट पर टेंजेंट निकाली, एक्स की वैल्यू n+1 के लिए, तो यहाँ पर हमारा पास आंसर है 1/3 इंटू n+1 टू दी पावर 2/3, ठीक है। तो ये तो हमारा पास स्लोप आ गया बी सी, स्लोप एट बी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी।
और स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी ये यहाँ पे ये y2 ये y1 ये x2 x1, तो हो जाएगा n+1 टू दी पावर 1/3 माइनस n टू दी पावर 1/3 अपॉन n+1 माइनस n, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ तो ये n से n कैंसिल, 2 - 1 1 डिवाइड में 1 बचेगा। तो ये वाला फंक्शन क्या दिख रहा है हमको, f(n+1), ये एज इट इज, और ये वाला फंक्शन दिख रहा है f(n) टाइप का। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोला है कि f(n+1) लेस देन 1/3 n+1 टू दी पावर 2/3 लेस देन f(n), ऐसा कब होगा। तो हमने बोला ये तो हमेशा ही हो रहा है, ऑलवेज ट्रू है, वही तो आ गया जब हमने इसको सॉल्व किया तो वही आ गया। तो ये तो हम बोल रहे क्या बोल रहे, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू मतलब फॉर ऑन ऑल वैल्यू ऑफ n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर देखते हैं। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, n की जितनी पॉसिबल वैल्यू हो रही थी वो, तो n की सारी ही नेचुरल वैल्यूज पॉसिबल है, तो n बिलोंग टू n, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास n। ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, होप दिस इज क्लियर। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, अ प्राइम नंबर p इज कॉल्ड स्पेशल इफ देयर एग्जिस्ट प्राइम्स p1 p2 p3 p4 सच दैट p इक्वल टू p1 प्लस p2 इक्वल टू p3 माइनस p4, द नंबर ऑफ स्पेशल प्राइम इज। तो ऐसे कितने स्पेशल प्राइम हम बना सकते हैं, मतलब ऐसा प्राइम ढूंढना है जिसमें हम दो प्राइम को ऐड करने पर भी प्राइम आए और दो प्राइम को सब्ट्रैक्ट करने पर भी प्राइम आए। तो हम बोले कि एक प्राइम नंबर हमारे पास होता है इवन प्राइम नंबर, वो है 2, 2 इज इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, मतलब p1 p2 दोनों को ही ऑड ले लिया जाए तो प्राइम नंबर नहीं बनेगा, और p3 p4 भी दोनों को भी ऑड ले लिया जाए तो प्राइम नंबर नहीं बनेगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि p1 और p2 में से कोई एक तो कैसा होगा, दोनों में से कोई एक बनेगा हमारे पास 2, मतलब इवन प्राइम नंबर, ताकि अगला ऑड बन के ऑड बने, क्योंकि सारे ही नंबर कैसे होंगे, ऑड प्राइम नंबर होंगे, और कोई भी दो प्राइम नंबर का सम इवन प्राइम नंबर नहीं आ सकता, ऑड प्राइम नंबर जरूर आ सकता है। और उसकी भी क्या कंडीशन है कि उसके साथ एक इवन और एक ऑड होना चाहिए। तो p1 और p2 में से भी एक तो क्या होगा, 2 होगा, p1 और p2 इक्वल टू 2, एंड p3 और p4, तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि p4 की वैल्यू ही 2 होगी, क्योंकि अगर किसी 2 में से मैं अगर किसी प्राइम नंबर को माइनस करूँगा 2 के अलावा तो नेगेटिव आएगा, तो प्राइम नंबर नहीं बन सकता, तो p4 ही 2 होगा। इनमें से कोई एक प्राइम होगा और इसमें से ये फिक्स हो गया 2 होगा। तो हमें क्या समझ में आया कि ऐसा हमें प्राइम नंबर चाहिए कुल मिला के जिसमें उसको सब्ट्रैक्ट, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करे तो भी प्राइम आए और 2 ऐड करे तो भी प्राइम आए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें 2 ऐड करने पर भी प्राइम आए और 2 सब्ट्रैक्ट करने पर भी प्राइम आए। अब एक ही नंबर बचा है, जैसे को मैं लिख देता हूँ 2 + p1 इक्वल टू p3 - 2। तो हमें ऐसे कोई दो प्राइम नंबर चूज करने जिसमें से इसमें p1 में मतलब 2 में कुछ ऐड करूँ तो प्राइम नंबर, सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी प्राइम नंबर, और वही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऐसे कौन से प्राइम नंबर है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हो गए, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 माइनस करने पर भी वही प्राइम नंबर आ रहा है और 2 प्लस करने पर भी वही प्राइम नंबर है। मतलब एक नंबर ऐसा है जिसमें 2 माइनस करो तो भी प्राइम और 2 प्लस करो तो भी प्राइम, तो वो हो गया 3, 5 और 7। 2 माइनस करा तो भी प्राइम, 2 प्लस किया मतलब 2 माइनस किया तो भी प्राइम, 2 प्लस किया तो भी प्राइम। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दे 3, तो ये 5 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 7 पुट कर दे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो 3, 5, 7 एक 3 नंबर का कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या बोला है, स्पेशल प्राइम। ये स्पेशल प्राइम कौन सा है, ठीक है, तो हमने बोला ये 5 है। 5 एक ऐसा नंबर है जिसमें से 2 माइनस करने पर भी प्राइम आएगा और 2 प्लस करने पर भी प्राइम आएगा। इसके अलावा और कैसे कोई भी 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर नहीं है, ओनली
वन triplet of three consecutive odd prime numbers. दिस इज 3, 5 और 7. ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा ओनली 1. ओके, होप दिस इज क्लियर. ओके, नाउ क्वेश्चन इज let ABC be a triangle in which AB equal to BC, X be a point on AB such that AX equal to XB equal to AB as to AX. If AC equal to AX, then measure of angle BABC. तो हमें ABC फाइंड करना है. ओके, तो पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं जैसा क्वेश्चन में गिवन है, AB इक्वल टू BC. ABC, तो AB की लेंथ और BC की लेंथ सेम है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है. ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या बोला है, XB पॉइंट ऑन AB सच दैट AX एस टू AB पर कोई पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर X, उसका रेशियो जो है AX XB इक्वल टू AB AX. ठीक है, तो ये लेंथ हम ले लेते हैं x पॉइंट वाली, ये लेंथ हमने ले ली A, ये लेंथ ले ली हमने B. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है क्या कि AX एस टू XB मतलब A अपॉन B इक्वल टू AB मतलब A प्लस B अपॉन AX, दैट मीन्स A. ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है. और भी कुछ गिवन है, इफ AC इक्वल टू AX, AC ये वाली लेंथ इक्वल टू AX और ये वाली लेंथ क्या है, सेम, AC इक्वल टू AX भी क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, देन मेजर एंगल ABC. ठीक है, तो इसको हम देखते पहले, तो A अपॉन B इक्वल टू 1 प्लस B अपॉन है, ऐसा बन रहा है. A अपॉन B को हम T ले लेते हैं, तो T इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन T. ठीक है, T की वैल्यू निकालते हैं, T स्क्वायर माइनस T माइनस 1 इक्वल टू 0. T की वैल्यू आ गई 1, माइनस रूट 5 तो लेंगे नहीं, तो 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये हमारे पास T की वैल्यू आ गई. T दैट मीन्स A अपॉन B, A और B का रेशियो आ गया. ठीक है, अब हमने क्या बोला है कि AX की लेंथ A है, तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो गई हमारे पास, A हो गई. ठीक है, ये लेंथ भी कितनी मिल गई हमें, A, क्योंकि ये लेंथ AX हमने A बोला हुआ है. ठीक है, तो BC की जो लेंथ है वो भी किसके इक्वल है, AB के ही इक्वल है. BC की जो लेंथ है वो भी किसके इक्वल है, AB के ही इक्वल है. तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो गई, A प्लस B. ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे A रेस टू B हमारे पास मिल गया रूट 5 प्लस 1/2, और हमें पता है कि AB और BC सेम है और हमें एंगल B फाइंड करना है. ठीक है, अगर ये दोनों लेंथ सेम है तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर प्लॉट करूंगा तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जिसमें ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी. ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से मैंने प्लॉट किया. ठीक है, और ये पूरी लेंथ A हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास A/2 और ये भी हो जाएगा इतना A/2. ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, ये वाला एंगल भी B/2 होगा. तो यहाँ पे हम देखते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये A/2 है, ये A प्लस B है और ये एंगल B है, तो ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे हमने साइन B/2 वाला फॉर्मूला, साइन B/2 इक्वल टू A अपॉन 2 A प्लस B. पूरी इक्वेशन को A से डिवाइड कर दे तो आएगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस B अपॉन A. यहाँ से B अपॉन A की वैल्यू निकाल लेते, तो B अपॉन A कितना होगा, B अपॉन A इक्वल टू 2 अपॉन
√5 + 1, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज कर देता हूँ तो ये हो जाएगा √5 - 1/2। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 1/2 इंटू 1 प्लस √5 - 1/2। सॉल्व किया इसको तो कितना आएगा हमारे पास, 1/√5 + 1। रेशनलाइज कर दिया इसको तो ये हो जाएगा √5 - 1/4, कितना sin v/2, ठीक है। तो v/2 एंगल कितना हो गया हमारे पास, 18 डिग्री। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री, ठीक है। तो b एंगल b इक्वल टू 36 डिग्री, हमें एंगल b ही पता लगाना था। आंसर इज 36 डिग्री। ओके, होप दिस इज क्लियर।